ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। इसमें हम 5 से 6 टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है सेंटर ऑफ मास। उसके हम बहुत अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप टॉपिक चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट दे देता हूँ टॉपिक का। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढना है, उसकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम। उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। उसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो है कोलिजन। लास्ट में जो टॉपिक होगा वो है वेरिएबल मास सिस्टम, जहां पे मास वेरी करता है। इन 5 मेजर टॉपिक के हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आज का सेशन और उसके बाद वाला 2 सेशन में। ये हमने पूरा चैप्टर को बांटा है, जिसमें अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, वैसे तो कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी पूछी जाए, प्रायोरिटी की बात की जाए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो है बच्चों कोलिजन की। कोलिजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी रहेगी वो है सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन की। तीसरी प्रायोरिटी रहेगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। चौथी प्रायोरिटी मोशन ऑफ कॉन की। और लास्ट में प्रायोरिटी रहेगी वेरिएबल मास सिस्टम की। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, कुछ भी फिक्स नहीं है बच्चों। किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इस साल 2020 में टोटल 32 पेपर होने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई मिला के। तो 32 पेपर में इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बस ये प्रायोरिटी की बात है। अब अगर आपको इस चैप्टर को वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर 25 क्वेश्चन वाला हो या 30 क्वेश्चन वाला, इस चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो आज हम जनरली आज का अपना जो टॉपिक होगा वो कैलकुलेशन ऑफ कॉम और मोशन ऑफ कॉम, इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे और इसके क्वेश्चन हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, मैं पहले चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, आंसर ढूंढो इंटीजर में क्या आ रहा है, फिर मेरा सॉल्यूशन देख के हम मैच करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर यहां सॉल्यूशन देखना है, तभी आपकी एक्चुअल लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर शेप होल ऑफ साइड L बराबर a/2 इज carved out at distance d बराबर a/2। तो देखो यहां पे एक सर्कुलर प्लेट हमें दे रखी है, इसका सेंटर ओरिजिन है और इसकी रेडियस है a। तो इससे a/2 डिस्टेंस पे एक स्क्वायर प्लेट हमने निकाल दी है। यानी अब अपने पास सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, अपने पास इतना सा होल हमने निकाल दिया है और जो इसका डायमेंशन है वो भी a/2 का ही है। ये जो डायमेंशन है वो भी a/2 का है। इफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम O, ये जो सेंटर O है उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों अपना अप्रोच क्या रहता है, नेगेटिव मास वाला हम कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये वाली पूरी सिस्टम बराबर टोटल कंप्लीट डिस्क माइनस ये रिमूव्ड पोर्शन, यहां से हम बात करेंगे। यानी अगर मैं इस पूरी सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अरेंज करूं तो यहां पे और मैं आगे कैसे बढ़ूंगा बच्चों, ये जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे आएगा और ये जो प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। यानी दोनों के सेंटर की बात करूं तो मैंने यहां पे डिस्क रखी है और यहां पे मैंने यहां पे मैंने वो स्क्वायर प्लेट रखा है। डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क का मास कितना आएगा बच्चों, πr² इंटू सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, यह है डिस्क का मास। और इस जो पोर्शन हमने रिमूव किया है स्क्वायर प्लेट, उसकी बात करें तो ये कितना डिस्टेंस पे है, a/2। और इस स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन क्या होगा, a/2 इंटू a/2, यानी उसका एरिया हो जाएगा a²/4। तो इस स्क्वायर प्लेट का मास क्या आएगा, सिग्मा इंटू a²/4। और यहां पे जो रेडियस है उसकी वो भी a है, πa²। ये हो गया सर्कुलर प्लेट का मास और ये हो गया छोटे से पोर्शन का मास। लेकिन इस मास को हमें लेना है नेगेटिव। तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों, x कॉम बराबर m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2।
तो मास कितना है सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, और वो तो ओरिजिन पे यानी 0, इसका मास लेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया था वो भी a/2 था, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास a/2 अपॉन मास सिग्मा, ये भी सिग्मा आएगा एरिया के साथ मास करेंगे तब सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या यहाँ पे पाई, ये तो 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिग्मा गया यहाँ पे a³ बाई 8 अपॉन यहां से सिग्मा जा रहा है, बच रहा है पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के कट करेंगे तो बचेगा माइनस a बाई 8 अपॉन यहां से बचेगा पाई माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर हमें नियरेस्ट इंटीजर में लाना है। कैसे आएगा नियरेस्ट इंटीजर, माइनस a बाई 8 अपॉन ये कितना आएगा 4 पाई माइनस 1 इंटू 4, सही है, इस तरीके से आएगा ये, तो ये बचेगा माइनस a/2 अपॉन 4 पाई माइनस 1, 4 पाई कितना होगा 4 इंटू 3.14, तो ये हो गया 12.56 यानी 12.5 के आसपास कुछ हुआ, उसमें से -1 करेंगे तो 11.5, ये हो गया 11.5 यानी माइनस a अपॉन 11.5 इंटू 2 23, तो अपना आंसर आएगा बच्चों नियरेस्ट इंटीजर में 23। इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो यहां पे आएगा वो, तो ये होगा माइनस a/23 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 23। कितना इजीली हमने, क्वेश्चन भी आसान था लेकिन सेंटर ऑफ मास में नेगेटिव मास वाले क्वेश्चन आते रहते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन फ्यूचर में देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। ये क्वेश्चन 2020 में JEE मेन में आया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों को इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहां पे देखो, व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो एक तो यूनिफॉर्म स्फीयर है अपना जिसकी रेडियस है r, इसमें से हमने एक स्फेरिकल कैविटी निकाला, तो यूनिफॉर्म स्फीयर का सेंटर है C, यहां से O सेंटर पे और एक स्फेरिकल कैविटी को निकाला हमने, इस तरीके से स्फेरिकल कैविटी निकाल दी, यानी इतना बचा अपने पास, ये डिस्क नहीं है स्फेरिकल रीजन है, इसकी रेडियस है 1 और ऐसा दिया गया है कि इस पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यहां पे जो G है वो पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है। तो R मुझे ढूंढने के लिए इसमें से कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, मुझे R कैलकुलेट करना है। यहां वापस बच्चों हम नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अरेंज करते हैं, तो ये हो गए एक्स एक्सिस, ये हो गए वाई एक्सिस और ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले तो सबके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वो तो ओरिजिन पे है। इस O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस O का कोड तो आपको ये बस ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। इस O का देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है R और ये डिस्टेंस है 1, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया R - 1 0, ये हो गया O का कोऑर्डिनेट। और G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सबके। G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2 और इतना डिस्टेंस है R, तो ये कितना होगा 2 - R, लेकिन वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, तो G का कोऑर्डिनेट माइनस में 2 - R और 0, ये तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसलिए तीनों के y कोऑर्डिनेट आएंगे 0। यानी अब मैं पूरे सिस्टम को 3 पॉइंट में चेंज कर सकता हूं, यहां पे है C, यहां पे है O और यहां पे है G, और ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। C का कोऑर्डिनेट 0 0, O का कोऑर्डिनेट कितना आया था यहां पे R - 1 0 और G का कोऑर्डिनेट -2 - R 0। अब मास की बात करेंगे तो C, अब पूरे सिस्टम को मैं क्या मान सकता हूं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पूरे सिस्टम को एक पूरा स्फीयर R रेडियस का माइनस ये साइड पे ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस है 1, इस तरीके से मान सकता हूं। यानी C पे, ये C कौन किसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो पूरा स्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास C है, यानी इस C पॉइंट का मास कितना हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये हो जाएगा C का मास। उसी तरह O की बात करेंगे तो O का मास कितना हो जाएगा,
O का मास हो जाएगा माइनस रो इंटू 4/3 पाई 1 क्यूब, क्योंकि O किसका सेंटर ऑफ मास है, ये 1 रेडियस वाला जो स्फीयर है जिसको हमने निकाल दिया है उसका सेंटर ऑफ मास है। यानी मेरे पास अब ये दो पॉइंट है C और O, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। आपको लगेगा सर ये दो पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं पे आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वाला मास नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। तो अब मैं x में XCOM का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, XCOM बराबर m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास x में कोऑर्डिनेट कितना है, -2 - r, m1 कितना था 4/3 पाई r क्यूब, और उसका कोऑर्डिनेट 0, ये इसको मैंने m1 लिया, c को, ये O वाला है वो m2 है, m2 का मास कितना है माइनस रो 4/3 पाई 1 क्यूब यानी 1, और इसका x कितना आया था यहां पे r-1 अपॉन टोटल मास रो 4/3 पाई r क्यूब माइनस रो 4/3 पाई 1 क्यूब। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखो रो 4/3 कॉमन निकल जाएगा, रो 4/3 पाई कॉमन, और ये तो 0 यानी यहां पे आएगा 0 माइनस रो 4/3 पाई तो निकल गया, अंदर बचा r-1, और यहां पे बचा रो 4/3 निकल गया तो r क्यूब, माइनस यहां भी रो 4/3 पाई निकल गया तो 1 बराबर -2 - r। तो यहां से ये माइनस माइनस जाएगा, तो बचा क्या, सामने ले लेते हैं 2 - r क्यूब -1 बराबर r-1। r क्यूब -1 का फॉर्मूला 2 - r क्यूब -1 का r-1 r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस r, ये होगा ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करो यहां पे, तो ये मिल जाएगा इज इक्वल टू r-1। तो पूरा r-1 यहां पे जाएगा, अपने पास बचा 2 - r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा कोई ऑप्शन है, 2 - r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बराबर 1, अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए। यहां पे अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। 2020 का क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन हो सकती, और इस क्वेश्चन को क्रैक करने का जो रामबाण इलाज है वो है कि आपको इस C को ओरिजिन मान के इक्वेशन बनानी है। अगर आपने G को ओरिजिन मान लिया तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो सही होगी, लेकिन इसमें से एक भी ऑप्शन के साथ वो मैच नहीं करेगी बच्चों। ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, और इन सब की करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 मिनट मिलती है, ठीक है। इसलिए JEE मेन एग्जाम का इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए एग्जाम डिफिकल्ट मानी जाती है। अगर आपने यहां पे कोऑर्डिनेट की गलत चॉइस कर दी तो टाइम लगेगा आपको, और ये बिना किए पता नहीं चलेगा। C को ओरिजिन लेके कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ गया, G को करोगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये करने के बाद पता चलेगा ये मैंने गलत कोऑर्डिनेट चूज कर दिया है। तो इन सब चीजों का भी हमें थोड़ा ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A uniform rectangular sheet ABCD of mass m has a length a and breadth b shown in figure, shaded portion HBGO। ये वाला जो पोर्शन है HBGO इतना हमने कट कर दिया, ये वाला पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ओरिजिन ये है, देखो बच्चों ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, वापस ड्रॉ करते हैं हम यहां पे। तो इस तरीके से डिस्क एक प्लेट है, ये ओरिजिन है, इसके हमने 4 पार्ट करेंगे। ये वाली लेंथ होगी a और ये वाली हाइट होगी b, ऐसा ही दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं a और b। और हमने इतना पोर्शन निकाल लिया, यानी अब सिर्फ इतना बचा। अब अपने पास इतना पोर्शन बचा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो इस पूरी सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, वापस वही हमारा कंसेप्ट है यहां पे बच्चों, पूरी प्लेट माइनस ये रिमूव पोर्शन, इतना पोर्शन रिमूव किया ना हमने, ये पूरी प्लेट में से हमने ये वाला पोर्शन रिमूव किया, यानी पूरी प्लेट, यानी अब अपने पास 2 पॉइंट है, एक तो पूरी प्लेट वाला पॉइंट और जो रिमूव किया उसके वाला पॉइंट। पूरी प्लेट का मैं पॉइंट कहां पे रखूंगा, पूरी प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे होगा, कितने पे, a/2 b/2 पे होगा, और उसका एरिया क्या होगा, a × b। यानी पूरी प्लेट का जो पॉइंट है इसका मास कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 b/2। हम क्या करते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्लेस करके एक पॉइंट मास लेते हैं,
फिर इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं। अब बचा रिमूव पोर्शन। तो देखो रिमूव पोर्शन का एरिया कितना है, ये a/2, ये a/2 है और ये b/2 है। तो इसका एरिया क्या हो गया, ab/4 इंटू सिग्मा, ये उसका मास हो जाएगा एरिया से। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो बच्चों ये है a/2 और ये a/2, तो ये उसका आधा x कोऑर्डिनेट, तो a/2 प्लस a/4 यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3a/4 3b/4। ऐसा लगे तो वीडियो को पॉज करके सोचो आप, ये कोऑर्डिनेट आएगा इसके रिमूव पोर्शन का, यानी यहां पे क्या हो जाएगा मास माइनस सिग्मा ab/4 और इसके कोऑर्डिनेट 3a/4 और 3b/4। तो मुझे मास भी मिल गया, कोऑर्डिनेट भी पता है। तो अब मैं सीधा पहले x कॉम कैलकुलेट करता हूं। x कॉम क्या होगा, m1 x1, तो m1 है सिग्मा ab, x1 है a/2 प्लस m2 x2, तो मास है कितना m2 माइनस सिग्मा ab/4 x2 3a/4 अपॉन m1 x1, तो है सिग्मा ab माइनस सिग्मा ab/4। इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सिग्मा जाएगा यहां से, ये कितना बचेगा a² b/2 माइनस 3a² b/16 अपॉन ab माइनस ab/4, तो ये हो जाएगा 3ab/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ab कॉमन निकलेगा, ab तो ऊपर बचा a/2 माइनस 3a/16 अपॉन 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 16 लाने के लिए 8a/16 माइनस 3a/16 अपॉन 3/4, तो 8, तो यहाँ पे बचेगा 5a/16 अपॉन 4/3, तो ये गया 4, यानी ये हो गया 5a/12, ये आएगा x कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करोगे कैसे, m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर आएगा 5b/12, ऐसा कुछ आंसर आएगा 5a/12 5b/12, ऐसा कोई आंसर दिख रहा है 5a/12 5b, अपना आंसर आ जाएगा डी। तो ये कटिंग वाले क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन 2018, 19, 20 में किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए या फिर मॉडिफाई किए गए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन पे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़े और ट्राई करें। देखते हैं कैसा बनता है क्वेश्चन आपसे। तो पहले यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर दी गई है और सिस्टम कैसी है वो समझने की ट्राई करते हैं। सिस्टम हमें दिया है, मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम करके क्लियरली दिखाना चाहता हूं कि हमें 3 रॉड दी है, ये वाला एक रॉड है, फिर ये वाला रॉड है और ये वाला रॉड है। इसकी लेंथ 2l, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ l। ये जो रेड कलर के 3 रॉड दिए गए हैं उसका मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों रॉड को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसका पॉइंट यहां पे, इसका पॉइंट यहां पे, इसका पॉइंट यहां पे। इसकी लेंथ l, l, 2l, यानी अगर मैं इसका मास m लूं, इसका भी m आएगा, इसका मास आ जाएगा 2m। अब मुझे रखने हैं कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5l/2 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2l l/2 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l × l। अब देख सकते हो कोऑर्डिनेट तो आप निकाल ही पाओगे, इतना तो आता ही है हमें। फिर अब हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो x कॉम क्या आएगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस x3। तो m1 है 2m और उसका x है l, m2 है m, x है 2l, m3 है m, x है 5l/2 अपॉन टोटल मास 4m। तो यहां से mm गया, कितना आएगा ये 2l प्लस 2l प्लस 5l/2 अपॉन 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 4 8 5 13l/4, ये आ जाएगा x कॉम। उसी तरीके से y कॉम अगर हम कैलकुलेट करें तो y कॉम आएगा m1 x1 m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 है 2m और उसका y है l, m2 है m जिसका y है l/2 और m3 है m जिसका y है 0 अपॉन टोटल मास 4m। यहां से भी m जाएगा तो ये 2l और ये l/2, 2l प्लस l/2 अपॉन 4m। तो ये आ जाएगा 5l/8, ये आएगा y में और x में आएगा 13l/4, सॉरी 13l/8 आएगा यहाँ पे।
13l/8 एलसीएम लेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक में आपके आंसर गलत हो सकते हैं। x 13l/8, y 5l/8, 13 और 5, x 13l/8, y 5l/8 अपना आंसर है यहां पे भी a। वापस एक सेंटर ऑफ मास का देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, काफी मजेदार क्वेश्चन है। उसको करने के बहुत सारे तरीके हम देखते हैं कौन से हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। दिया गया इन दिस फिगर शोन एबीसी इज अ यूनिफॉर्म वायर, एक वायर है एबीसी। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ वायर लाइज वर्टिकली बिलो पॉइंट ए, अगर पार्टिकल इस पूरी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ए के नीचे है, मतलब ए के वर्टिकली नीचे है कहीं पे, तो BC अपॉन AB कितना होगा, BC अपॉन AB कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्या बनता है स्ट्रक्चर। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ABC, मान लेते हैं ये तो एंगल दिया है 60 डिग्री, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं x तो नहीं, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, ठीक है। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं ओरिजिन, B पॉइंट मान लेता हूं ओरिजिन। और पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां बोला गया है, ए के नीचे, यानी पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं पे है, ठीक है। ये है पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ए के नीचे, यानी मुझे उस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट तो कंफर्म हो गया, इतना ही होगा इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म हो गया, इतना होगा, ठीक है। तो मानो ये हाइट है y, तो ये हाइट कितनी होगी, अगर ये L1 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा L1 cos 60 यानी L1/2। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L1/2 और y, ठीक है। अब ये क्या हो, अब ये है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, मुझे इन दोनों रॉड के सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि मैं दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकूं। तो इसके कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट यहां पे होगा, इसका पॉइंट यहां कहीं पे होगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, L2/2 और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि और ये L2 लेंथ का है तो उसका एग्जैक्ट बीच में उसका सेंटर ऑफ मास होगा L2/2, y में 0। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, तो देखो ये पूरा L1 है तो ये होगा L1/2, ठीक है। तो ये L1/2 cos 60, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा L1/2 cos 60 यानी L1/4, और इसका y कोऑर्डिनेट L1/2 sin 60 यानी L1/2 √3/2, तो ये हो जाएगा √3 L1/4। तो मुझे इस पॉइंट के एक्स वाई पता है, इस पॉइंट के एक्स वाई पता है, सेंटर ऑफ मास के एक्स पता है, वाई का मुझे वाई नहीं पता, इसलिए मैं वाई को इग्नोर करके सिर्फ एक्स की बात करूंगा। मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसका एक्स पता है, इसका भी एक्स पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मास की बात, मानो इसकी लेंथ L1 है तो इसका मास कितना होगा, m1, लैम्बडा L1 होगा, लैम्बडा है उसका मास पर यूनिट लेंथ, तो L1 रोड का लेंथ होगा L1 लैम्बडा, और इसका मास कितना होगा m2 L2 लैम्बडा होगा। यानी अब इन शॉर्ट मेरे पास कैसे सिस्टम है बच्चों, मेरे पास मान लो ये ओरिजिन है, तो एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे, और सेंटर ऑफ मास यहां पे है। इसका मास कितना मिला, ये वाला पॉइंट ये है पहला पॉइंट जिसका मास है लैम्बडा L1, इसका सेंटर ऑफ मास मिला मुझे L1/4 √3 L1/4 इस पे। इसका मास कितना है लैम्बडा L2, और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे मिला L2/2 × 0, और ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है L1/2, y कोऑर्डिनेट y। यानी मैं यहां से अब लिख सकता हूं ये है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट देखो, इसको मैं रेड करके दिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो यहां से मैं दिखा सकता हूं आपको बच्चों कि सिस्टम का x बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कितना है, L1/2 बराबर m1 है लैम्बडा L1, उसका x1 कितना है, इस पॉइंट का x1 L1/4 प्लस m2 है लैम्बडा L2, उसका x2 है L2/2 अपॉन लैम्बडा L1 प्लस लैम्बडा L2। लैम्बडा कॉमन करेंगे, L1 L2 को सामने ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, L1/2 प्लस L1 L2/2 बराबर लैम्बडा कॉमन निकला L1/4 प्लस L2/2।
इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से 2 कॉमन निकल के सामने जाएगा, तो यहां बचेगा L1 स्क्वायर प्लस L1 L2 बराबर L1 स्क्वायर बाई 2 प्लस L2 स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो L1 स्क्वायर बाई 2, ये L1 स्क्वायर है, उसमें से L1 स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो L1 स्क्वायर बाई 2 माइनस L2 स्क्वायर प्लस L1 L2 इज इक्वल टू 0। देखो ये L1 की क्वाड्रेटिक बनी, L1 स्क्वायर बाई 2 प्लस L2 L1 माइनस L2 स्क्वायर बराबर 0। इसको ऐसे कंपेयर करो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे x है यहां पे L1, तो L1 की क्वाड्रेटिक बनी तो उसके मुझे रूट मिल जाएंगे। L1 क्या होगा, माइनस बी यानी माइनस L2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है L2 स्क्वायर माइनस 4a है 1/2 और c है माइनस L2 स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस L2 स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a है 1/2, तो L1 हो जाएगा यहां पे माइनस L2 प्लस और माइनस ये बचा 2, तो 2L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर रूट 3 L2 स्क्वायर यानी रूट 3 L2 अपॉन 1। यहां से L2 कॉमन निकालो, L1 बाई L2 कितना बचा, रूट 3 माइनस 1। इस तरीके से आएगा अपना आंसर L1 बाई L2। पूछा कौन सी लेंथ है, कौन सी लेंथ पूछी है, BC बाई AC, BC बाई AC यानी BC है BC बाई AB, BC है L2, AB है L1, L2 बाई L1 पूछा है हमें, तो L2 बाई L1 ये 1 बाई रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो L2 बाई L1 कितना आएगा, 1 बाई रूट 3 माइनस 1। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 करेंगे तो ऊपर बचा रूट 3 प्लस 1 2.73 अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 2, ठीक है, तो 2.73 बाई 2 यानी 1.3536 के आसपास होगा, 1.3536 ऐसा कुछ आ रहा है, 1.3536, हाँ ये रहा 1.37, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, 4 से 5 मिनट लग सकती है और JEE मेन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा लंबे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन आसान है, हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बता दिया गया है, बस हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन बेस है, ये भी JEE मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, ध्यान से पढ़ेंगे। थिन रॉड ऑफ लेंथ L इज लाइंग अलोंग x एक्सिस विथ वन एंड एट 0 दूसरा एंड एट x बराबर L। देखो ये x एक्सिस पे एक रॉड मानेंगे हम, ये रेड कलर से रॉड दिखा रहा हूं, ये एक रॉड है, एक एंड x बराबर 0 पे है, दूसरा एंड x बराबर L पे है, और उसकी लिनियर डेंसिटी k x बाई L की n पावर से चेंज हो रही है। तो किसी भी x डिस्टेंस पे उसकी लिनियर डेंसिटी है k x बाई L का n पावर उस तरीके से, और यहां पे n की रेंज 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो हमें उसके x कोऑर्डिनेट का n के साथ ग्राफ बताना है, उसके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का n पावर के साथ ग्राफ बताना है। बच्चों ध्यान से सुनना। तो पहले तो हमें रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना आता ही है, हम जानते ही कैसे करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे x डिस्टेंस पे dx, उसका जो मास होगा dm, तो सेंटर ऑफ मास x को हमका फॉर्मूला किया है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो पहले वो निकालेंगे, फिर n की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे ग्राफ कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन टाइम टेकिंग है ये भी। तो x dm कितना होगा, लैम्बडा dx, लैम्बडा है k x बाई एल का n पावर, ये हो गया लैम्बडा इंटू dx अपॉन dm, ये कितना होगा k x बाई एल की n पावर dx। लिमिट होगी 0 से L तक, सेंटर ऑफ मास की यहां भी 0 से L तक। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो क्या कॉमन निकलेगा, k
अपॉन एल की एन पावर कॉमन निकल जाएगी, k अपॉन एल की एन पावर कॉमन, अंदर क्या बचा x की एक पावर x की n पावर, यानी x की n प्लस 1 पावर, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक। यहां पे नीचे k l की n पावर बाहर निकल जाएगी वापस, k l रेस टू n बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा x का n पावर बचा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से l। तो ये तो गया। देखो आपको इंटीग्रेशन में इस तरीके की थोड़ी ये भी रखनी है स्पीड हमें। अब l यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, l n प्लस 2 अपॉन यहां भी l पुट करेंगे तो l n प्लस 1 तो ये n प्लस 1 ऊपर जाएगा, n प्लस 2 नीचे आएगा, l n प्लस 2 अपॉन l n प्लस 1, यानी पावर को करेंगे तो बचेगा सिर्फ l। ये अपना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया x कॉम में, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। अब मुझे n के साथ उसकी वेरिएशन देखनी है, ठीक है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किस फंक्शन का, ये वाला फंक्शन है, फंक्शन x क्या है, l n प्लस 1 n प्लस 2। मुझे n की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे x कॉम का ग्राफ ड्रॉ करना है, यह है x कॉम। तो पहले मैं n 0 रखूंगा, n 0 रखो तो ये क्या आ गया l/2, यानी अपना ग्राफ l/2 से शुरू होना चाहिए। देखते हैं l/2 से शुरू होने वाले कितने ग्राफ है। तो देखो यही ग्राफ l से शुरू हो रहा है, यानी ये आंसर में नहीं आएगा, ये तीनों ग्राफ l/2 से शुरू हो रहे हैं। अब मुझे इन तीनों में से चूज करना है। अब मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो अब ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे n कॉमन निकालना पड़ेगा। तो n कॉमन निकालूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n, नीचे बचेगा 1 प्लस 2/n। अब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये 2 अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0, यानी ऊपर 1 प्लस 0 नीचे 1 प्लस 0, यानी 1 1, यानी आंसर आएगा l। तो फाइनल आंसर आना चाहिए l पे, यानी ये ग्राफ l/2 से शुरू होके l पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन मैच होते हैं, ऐसा ग्राफ जो l/2 से शुरू हो l पे खत्म हो। तो देखो ये वाला ग्राफ भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो l/2 पे कांस्टेंट है। इन दोनों में से एक आएगा, देखो ये भी l/2 पे शुरू होता है l पे खत्म होता है, ये भी l/2 पे शुरू होता है l पे खत्म होता है। अगर ये इमेज आपको ढंग से नहीं दिख रही तो देखो मैं आपको ये बड़ी करके देता हूं। और ज्यादा दिक्कत आ रही है उसको एनलार्ज करने में, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ग्राफ नहीं आएंगे। अब ये दो देखो, दोनों l/2 से शुरू हो रहे l पे खत्म हो रहे, तो अपने पास अब दो शेप है बच्चों, अपने पास दो शेप है, मैं दोनों एक साथ यहां ड्रॉ कर रहा हूं। एक है ये ब्लू कलर वाला शेप और एक है यहां पे रेड कलर वाला शेप। कौन सा आंसर होगा कैसे पता चलेगा, रेड होगा कि ब्लू होगा, दोनों l/2 पे शुरू होते l पे खत्म होते। तो इसको चेक करने के लिए आपको स्लोप देखना पड़ेगा। देखो ब्लू कलर की बात करो, स्टार्टिंग में देखो ब्लू कलर का स्लोप कैसा, देखो टेंजेंट ऐसा बनेगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसा बनेगा, देखो यानी इस ब्लू कलर वाले का स्टार्टिंग में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन रेड कलर का देखो स्लोप ऐसा हॉरिजॉन्टल है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप आपको हॉरिजॉन्टल, यानी इसका स्टार्टिंग में स्लोप कैसा है, 0। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ का स्लोप ढूंढ के n बराबर 0 पे स्लोप चेक करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ब्लू ग्राफ, 0 आ रहा है तो रेड ग्राफ। तो ढूंढते हैं हम स्लोप। तो x कॉम का फॉर्मूला क्या है, l n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, यही है ना, l n प्लस 1 n प्लस 2। मुझे इसका स्लोप ढूंढना है, मेरे पास ग्राफ है x वर्सेस n का, यानी स्लोप क्या होगा, dx बाई dn इसका स्लोप होगा बच्चों, dx बाई dn इसका स्लोप होगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, n प्लस 2 का स्क्वायर, l तो कॉमन है, ऊपर n प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या बचा ये, l बाहर, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, यानी n गया, ऊपर 1 बचा,
अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब n बराबर 0 रखोगे, इस फंक्शन में अगर आप n बराबर 0 रखते हो तो स्लोप कितना मिलता है, n बराबर 0 रखो तो स्लोप मिलेगा l/4 जो पॉजिटिव है। l भी कोई नंबर होगा जिसका पॉजिटिव, यानी यहां पे अपना आंसर आने वाला है ये ब्लू वाला ग्राफ, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन में मैच करके देखते हैं, ऑप्शन ए है शायद, ये ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। देखो ये भी JEE मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन देखे हैं वो मैंने चुन चुन के निकाले हैं। यहाँ पे जो टाइम टेकिंग है, लंबे है, कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, लेकिन टाइम बहुत लग सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ r इज कट एंड रिमूव। पूरी डिस्क में से एक हाफ रेडियस की हाफ डिस्क रिमूव की है, ध्यान से सुनना। 2r रेडियस में से r रेडियस की हाफ डिस्क रिमूव किया है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो वापस हम कटिंग वाला ही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये पूरी सिस्टम है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लो। इसमें से ये हाफ डिस्क रिमूव कर दी है, यानी बचा इतना पोर्शन, देखो इतना पोर्शन बचा, इतना वाला पोर्शन बचा है, ठीक है। तो यानी अब अपने पास दो पार्टिकल है, एक तो पूरी डिस्क का पॉइंट कहां पे रखेंगे, उसके सेंटर पे, माइनस ये जो रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अगर ये रेडियस r है तो हाफ डिस्क का कितने पे होता है, 4r/3π, इतने पे होगा। यानी दूसरा पार्टिकल यहां पे है नीचे, कितने डिस्टेंस पे, 4r/3π। तो मैंने दोनों डिस्क के पॉइंट रख दिए, इसका मास नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। ऊपर वाले डिस्क का मास क्या होगा बच्चों, ऊपर डिस्क का मास सिग्मा इंटू पाई 4r², और नीचे वाले का मास माइनस सिग्मा इंटू पाई r²/2, क्योंकि नीचे वाली डिस्क हाफ है। यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के ही चांस है। ऊपर वाले का मास 2r है, इसलिए सिग्मा पाई 4r², मतलब पाई 2r का स्क्वायर, 4r का कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा, पाई 4r² ऐसा आएगा, और इसका मास माइनस सिग्मा पाई r²/2। इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट x में 0, y में माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे y कॉम ढूंढना है। y कॉम क्या होगा, m1y1, तो m1 कितना है, सिग्मा 4πr² इंटू 0, y कोऑर्डिनेट माइनस m2y2, सिग्मा पाई r²/2, y2 कितना है, माइनस 4r/3π अपॉन सिग्मा 4πr² माइनस सिग्मा पाई r²/2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिग्मा पाई r² कॉमन निकालते हैं, सिग्मा पाई r² कॉमन, तो बचेगा कितना, 4r/6π अपॉन सिग्मा पाई r² कॉमन, यानी 4 माइनस सिग्मा पाई r² कॉमन 1/2। तो ये कितना बचा, 4r/6π अपॉन 7/2। तो ये हो जाएगा 4r/6π इंटू 2/7। कुछ आ रहा है क्या, ये है 4r/21, ऐसा कुछ आंसर आएगा। y कोऑर्डिनेट 4r/21, ये है अपना आंसर 4r/21। इतने डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन में ख्याल रखना है। एरिया 2r कैसे लेना है, कंप्लीट एरिया, इस वाले पॉइंट का कंप्लीट एरिया लेंगे, इस वाले पॉइंट का हाफ एरिया लेंगे। बड़े वाले की रेडियस 2r है, छोटे वाले की रेडियस r है, डायग्राम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के साथ डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। उसका रीजन ये है कि यहां पे जो कैलकुलेशन होगी सेंटर ऑफ मास की, कैलकुलेशन में गलती होने के बहुत चांस है। देखो आपके सामने स्ट्रक्चर है, एक एल प्लेट की साइड है जिसमें से इस तरफ वाली हाफ रिंग को उठा दिया है, ठीक है, उड़ा दिया। देखो ये पूरी प्लेट है एल की, ये इसका सेंटर है, और यहां से ऐसी हाफ डिस्क उड़ा दी है, इतनी डिस्क बची है। इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो इसके भी दो पॉइंट बनेंगे। पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्ट बीच में, पूरे प्लेट का अगर हम सेंटर देखें
तो इसका सेंटर यहां पे, और इस वाले हाफ डिस्क का सेंटर यहां पे, यहां से होगा वो 4r/3π डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये है टोटल l/2 डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2 माइनस 4r/3π। तो दूसरा सेंटर यहां पे हुआ, ये कितना डिस्टेंस हुआ, l/2 माइनस 4। रेडियस देखो, ये वाले डिस्क की ये रेडियस कितनी है, ये वाले रेडियस भी l/2 है, यानी r की जगह लिखेंगे l/2 इंटू 3π यानी l/6π। ये दूसरा मास यहां पे आएगा। अब मास की बात करते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, l², यानी इसका इस पॉइंट का मास हो जाएगा सिग्मा l²। इसका एरिया कितना होगा, πr²/2, यानी इसका मास होगा माइनस में मास सिग्मा πr²/2, और r कितना है इसका l/2, यानी πr², यानी l²/4/2 यानी by 8, πr²/2 और r की जगह l/2, तो ये हो जाएगा इसका मास। अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। एक्सकॉम क्या आएगा, m1 x1, तो m1 लेंगे, इसका x1 तो 0 है, यानी वो तो 0 ही आ जाएगा, माइनस m2 x2, तो m2 कितना है, माइनस सिग्मा पाई l²/8 x2, तो l/2 माइनस 4/6 यानी 2/3 l/π, ऐसा ही कुछ आएगा 4r/ हाँ, अपॉन m1 x1, सॉरी अपॉन m1 प्लस m2, तो m है सिग्मा l² और m2 है माइनस सिग्मा पाई l²/8। तो सिग्मा पाई l² कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर बचा माइनस सिग्मा पाई l² तो चला गया, तो अंदर क्या बचा, l/2 माइनस 2l/3π, यहां पे 1/8 अपॉन ये क्या बचेगा 8, देखो सिग्मा l² तो कॉमन गया, तो यहां पे बचा 8 माइनस पाई अपॉन 8, ये 8 जा रहा है, तो कितना बच रहा है, माइनस l/2 माइनस 2l/3π अपॉन 8 माइनस पाई। l कॉमन निकालेंगे, माइनस l, LCM लेंगे, 3π माइनस 4 अपॉन 6π डिवाइड बाई 8 माइनस पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस l/6π, 3π माइनस 4, 8 माइनस पाई, ऐसा कुछ उसका x कोऑर्डिनेट आएगा। देखते हैं l/6π, तो यहां पे जो अपना आंसर है बच्चों माइनस l/6π, 3π माइनस 4 अपॉन 8 माइनस पाई, और यहां पे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए अपना आंसर होगा नन ऑफ दिस। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहां पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का देखो कैलकुलेशन एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस आंसर है नन ऑफ द दिस, यानी ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन की और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो डाउट होता है कि यार कहीं पे कैलकुलेशन गलत किया कि नहीं किया, तो आपको वो चेक कर लेना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेंटर ऑफ मास का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 9 क्वेश्चन देखे, और मुझे लगता है आप 9 क्वेश्चन तो आपके रेगुलर नोट्स में भी शायद नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ आपने फॉर्मूला डिराइव किए होंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और वही हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं। देखो यही बच्चों ताकत है अद्वैत अचीवर्स की, हम रिवीजन में भी इतना सारा कंटेंट करवा देते, तो सोचो अगर रेगुलर क्लासेस होती तो आपको कितना सारा कंटेंट करने को मिलता। यहां पे अपना जो क्वेश्चन है, प्लेट है जो उसकी बाउंड्री लाइन है x बराबर 0, y बराबर 2 और y बराबर x²/2। एक प्लेट है जिसकी बाउंड्री लाइन है x बराबर 0, यानी ये वाली लाइन, ये y क्या हुआ, x बराबर 0 वाली लाइन, दूसरी y बराबर 2 ये वाली लाइन, y बराबर 2, और तीसरी ये वाला पैराबोला जो है y बराबर x²/2। इतना एरिया है, देखो ये वाली प्लेट है, इतना एरिया, हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद वापस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा, ये भी देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिर्फ इतना ही पूछा है, यानी हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पतला सा रॉड मान लेंगे। अगर मुझे इसका मास पता है
इस रॉड का सेंटर कहां, इस रॉड का एक्स सेंटर ऑफ मास तो यहां एक्स डिस्टेंस पे ही होगा, तो हम एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स को हम बच्चों एक्स डीएम डिवाइड बाई डीएम। तो एक्स तो इस पॉइंट का एक्स पे ही है, डीएम मुझे मास चाहिए, तो अगर मुझे इसकी लेंथ पता है, ये जो पतली सी स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगल के जैसे मान सकता हूं, देखो एक रेक्टेंगुलर जैसा मान सकता हूं, ये वाली पतली स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है dx, अब मुझे उसकी हाइट चाहिए, तो ध्यान से देखना ये टोटल हाइट कितनी है 2, और ये हाइट कितनी होगी, ये है देखो इस कर्व का y कोऑर्डिनेट, तो ये हाइट कितनी होगी x²/2, यानी ये हाइट कितनी हो गई 2 माइनस x²/2, यानी इसका एरिया क्या हुआ, हाइट इंटू विड्थ, तो डीएम क्या हो जाएगा, एरिया है, हाइट कितनी आई 2 माइनस x²/2, विड्थ है dx इंटू सिग्मा उसका मास डेंसिटी अपॉन डीएम, डीएम क्या आएगा वापस इतना सा, ये पोर्शन डीएम है, तो 2 माइनस x²/2 dx इंटू सिग्मा, और x की लिमिट चाहिए मुझे, x में यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो ये पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y बराबर 2 रखो, तो y बराबर 2 रखेंगे तो 4, यानी 2 और y बराबर 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 2 हो गए, यानी मुझे x में 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है, ऐसे सारी जितनी भी स्ट्रिप बनेगी उन सबका मुझे सम करना है, x की लिमिट रखेंगे 0 से 2 तक, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो सिग्मा तो बाहर निकल के कॉमन में कट जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का x²/2 इंटू ये वाला 2 साथ में आएगा माइनस x³ हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन x का 4/4 इंटू 2 8, ये लिमिट जाएगी 0 से 2 तक, अपॉन नीचे इंटीग्रेशन 2 का 2x माइनस x³/6, इसका भी जाएगा 0 से 2 तक, तो 2 2 गया, यहां पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 2 16/8 अपॉन यहां पे 2 जाएगा तो 4 माइनस 8/6 यानी 4/3, ये कितना हो गया है 4 माइनस 2 2 अपॉन ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8/3, यानी ये हो गया 6/8, 3/4, इतने पे सेंटर ऑफ मास आएगा। अब आंसर में क्या दिया है, x कोऑर्डिनेट n/100 है, तो n कितना, तो अपना जो x कोऑर्डिनेट आया 3/4 वो है n/100, तो n कितना होगा, n हो जाएगा 300/4, यानी ये हो जाएगा 75, अपना आंसर आ जाएगा 75। तो देखो सेंटर ऑफ मास के कितनी सारी वैरायटी के क्वेश्चन की है, और इन्हीं में से मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई क्लेम नहीं कर सकता, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब हम बच्चों नया टॉपिक देखते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो यहां पे दूसरा टॉपिक लिखा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसे होती है उस तरह का टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। पार्टिकल ऑफ मास सिचुएटेड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेज बी। देखो स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखा देता हूं, एक वेज है बी जिसका मास 2m है, उसके ऊपर m मास का a हाईएस्ट पॉइंट पे है, और ये स्मूथ ग्राउंड पे रखा है, ये जो ग्राउंड है वो स्मूथ है, ठीक है, और वो रेस्ट इनको रिलीज किया है। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेज व्हेन पार्टिकल ए रीचेस द लोएस्ट पोजीशन। इसको रिलीज करेंगे, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, तो क्या होगा, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव, अगर ये फिक्स होता तो ये यहीं का ये रहता, ये सीधा नीचे आ जाता, लेकिन अब क्या होगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा और ये नीचे आएगा, इस तरीके की मोशन होगी, ठीक है। यानी अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये अभी टॉप पोजीशन है, जब ये नीचे आएगा तब कैसी पोजीशन होगी, ये वाला वेज थोड़ा पीछे हट चुका होगा, मानो ये इनिशियल पोजीशन है वेज की, देखो ये इनिशियल पोजीशन है, तो क्या होगा, ये वाला वेज पीछे शिफ्ट हुआ होगा थोड़ा, देखो ये वेज ऐसे यहां पे थोड़ा शिफ्ट हो गया, और ये वाला ब्लॉक नीचे आ गया m। मानो ये वेज शिफ्ट किया x जितना, ये वेज शिफ्ट किया है x जितना, बाकी का डायमेंशन ये 3 है, ये 37 डिग्री हुआ, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है 4। तो अगर ये 4 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 4 - x हो जाएगा। तो अब देखो
मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तब ये वेज हॉरिजॉन्टल में किस तरफ कितना मूव होगा, सिर्फ ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट समझो बच्चों। इस पूरी सिस्टम पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, अगर मैं एफबीडी बनाऊं इस पूरी सिस्टम का, तो देखो वेज के एफबीडी की बात करते हैं तो एक तो उस पे 2 mg, एक तो ग्राउंड की ओर से नॉर्मल ऑफ ग्राउंड, दूसरा ये वाले ब्लॉक का ऐसे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल ऑफ ब्लॉक। और ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक पे नीचे mg और ऐसा नॉर्मल लगेगा ये b। देखो ये दोनों नॉर्मल न्यूटन के थर्ड लॉ। अब पूरी सिस्टम को एक साथ ड्रॉ करो, पूरी सिस्टम को एक साथ ड्रॉ करोगे तो देखो एफबीडी कैसा बन रहा है, ये mg लगा, नीचे 3 mg, ये mb नॉर्मल b nb कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही नॉर्मल बचा mg। यानी पूरी सिस्टम पे सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। यानी पूरी सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 होने का मतलब हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल में क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले तो रेस्ट पे था जब सिस्टम रेस्ट पे थी, अब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव कब होगा, यानी सेंटर ऑफ मास को मुझे मोशन देने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका एक्सेलरेट, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है, उसको अगर मुझे मूव करवाना है तो मुझे उसकी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, यानी उस पे एक्सेलरेशन आएगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कब आता है, जब सिस्टम पे फोर्स लगे। यहां पे सिस्टम पे सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए यहां पे सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा बच्चों। यानी यहां से मैं कौन सी इक्वेशन लिख सकता हूं, डेल्टा x कॉम बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा लिख सकता हूं। तो डेल्टा x कॉम हो जाएगा 0, ये मूव नहीं करेगा तो m1 प्लस m2 सामने चला जाएगा। m1 में ले लेता हूं वेज को, तो वेज का मास है 2m और वेज इस तरफ x डिस्टेंस गया, ठीक है। m2 ले लेता हूं ब्लॉक को जिसका मास m है। तो ब्लॉक देखो इनिशियली यहां पे था, देखो ब्लॉक इनिशियली ये वाली लाइन पे था और फाइनली यहां पे, यानी ब्लॉक नेगेटिव डायरेक्शन में कितना गया 4 माइनस एक्स, तो ये हो गया ब्लॉक गया नेगेटिव यानी -4 माइनस एक्स बराबर 0। mm भी जाएगा यहां से, तो 2x माइनस 4 प्लस एक्स बराबर 0, यानी 3x बराबर 4, x आ जाएगा 4/3। और x किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये बड़े से वेज का डिस्प्लेसमेंट है, और वो कितना आएगा 4/3। ये अपना आंसर होगा, ठीक है बच्चों, ये अपना फाइनल आंसर होगा 4/3। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं, लेकिन इसका हमें कंसेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u। देखो m वाले की इनिशियल वेलोसिटी ये है, 2m वाले की इनिशियल वेलोसिटी ये है, और m का एक्सेलरेशन ये है, m2 2m वाले का एक्सेलरेशन ये है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, ये पहले हमें कंसेप्ट समझना है। हमारे पास देखो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, दिख रही है देखो, और एक्सेलरेशन भी देखो कांस्टेंट ही है, आई में कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास कब मूव, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 2 तरह की मोशन आ सकती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो 2 तरह की मोशन आ सकती है, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला, हमने देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन कब आएगी, जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तब मोशन स्ट्रेट लाइन, यहां पे मोशन एक्सेलरेटेड, यहां पे रिटार्डेड। और पैराबोला कब आएगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 और 180 को छोड़ के और भी कोई एंगल हो, जैसे आप प्रोजेक्टाइल में करते हो। तो यहां पे मुझे ये चेक करना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कि फिर कोई बीच वाला एंगल है। अगर पैरेलल एंटी पैरेलल हुआ तो आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई बीच वाला एंगल हुआ तो आंसर आएगा पैराबोला। मुझे मोशन पूछिए सेंटर ऑफ मास की, तो मैं पहले सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ढूंढूंगा और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल एक्सेलरेशन ढूंढूंगा। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ढूंढते हैं, u कॉम बराबर m1 u1 कितना है 2 3 2i 3j, m2 u2 यानी 2m u2 कितना है बच्चों -4 3 -4i प्लस 3j अपॉन टोटल m 3m, mm गया तो ये कितना बचा 2i 3j -8i 6j
बाई 3, तो कितना आएगा ये -6i प्लस 9j अपॉन 3, यानी ये आएगा -2i प्लस 3j, ये आ गया यूकॉम। अब मुझे ढूंढना है एकॉम। m1 a1 यानी m1 है m, a1 कितना है 4 3 और -4 -2, 4i 3j और ये था -4 -2 और इसका मास है 2m अपॉन टोटल मास 3m, mm जाने दो, तो ये आएगा 4i 3j, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 4i 3j -8i -4j अपॉन 3, ये कितना आएगा 4 -5i -j/3, ये है एकॉम। और यूकॉम कितना मिला था, यूकॉम -2i प्लस 3j। देखो ये किसी भी तरीके से पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होते तो क्या होता, पैरेलल वेक्टर कैसे होता है, जैसा देखो 2i प्लस 3j और 6i प्लस 9j, ये पैरेलल है, इसमें से 3 कॉमन निकालो, क्या बचा 2i प्लस 3j। देखो दोनों के सेम आ गए। अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर में से पॉजिटिव कॉमन निकलेगा, एंटी पैरेलल है तो उस वेक्टर में से नेगेटिव कॉमन निकलेगा, और दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे कॉमन निकालने के बाद। तो यहां पे तो कोई कॉमन निकल ही नहीं रहा, मतलब ना तो पैरेलल है ना तो एंटी पैरेलल, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 180 छोड़ के कुछ और है। यानी यहां पे क्या होगा बच्चों, उसका पाथ कैसा आएगा, उसका पाथ आने वाला है पैराबोला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए। ये सिंपल काइनेमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही टॉपिक का है, ध्यान से सुनेंगे, ट्राई करेंगे, इतनी शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ो क्वेश्चन को। A train of mass m is moving on a circular track of radius r with a constant speed v। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके ट्रैक पे ट्रेन मूव हो रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी इस पूरे सर्कल का जो हाफ है, मानो ये ट्रेन के डब्बे है, देखो इस तरीके से ट्रेन है, ये ट्रेन के डिब्बे दिख रहे, ऐसे कनेक्टेड होंगे सब आपस में, इस तरीके से एक ट्रेन मूव हो रही है। देखो ये उसकी लेंथ है हाफ ऑफ पेरीमीटर और उसकी स्पीड है v। तो पूरे ट्रेन का लिनियर मोमेंटम हमें फाइंड करना है, यानी ये ट्रेन का हर डिब्बा v स्पीड से जा रहा होगा, ट्रेन का हर डिब्बा v स्पीड से जा रहा होगा। तो पूरी ट्रेन का सेंटर ऑफ मास मुझे कैलकुलेट करना है। यहां पे ध्यान से देखो, हर डिब्बे की स्पीड सेम है, ठीक है, और सब डिब्बों का टोटल मास कितना है कैपिटल M, सब डिब्बों का टोटल मास कितना है कैपिटल M, सबकी स्पीड सेम है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मोमेंटम टोटल मास इनटू स्पीड mv, लेकिन आंसर होगा गलत। मोमेंटम यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बच्चों, इस डिब्बे की मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसकी मोमेंटम हॉरिजॉन्टल, इसकी मोमेंटम ऐसे नीचे, इसकी वर्टिकली नीचे। हर डिब्बे का या फिर हर छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल की मोमेंटम mv होगी, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। यानी एक तरीका क्या है, यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लो, उसकी मोमेंटम का x और y कंपोनेंट निकालो, फिर x में इंटीग्रेट करो, y में इंटीग्रेट करो। ये क्वेश्चन आप चाहो तो आधे घंटे का बना सकते हो, लेकिन इसको आसानी से करने का तरीका यह है, आपको एक रूल पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया होगा बच्चों, पूरे सिस्टम की मोमेंटम बराबर उसके सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम। और मुझे पता है सेंटर ऑफ मास तो छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं उसकी मोमेंटम ढूंढ लूं तो मुझे पूरी सिस्टम की मोमेंटम मिल जाएगी। ये ट्रेन देखो हाफ रिंग जैसे दिखती है, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, 2r/π डिस्टेंस पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। और जो पूरी ट्रेन का मास होगा वही इस सेंटर ऑफ मास m मास होगा। यानी ध्यान से देखो, अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो सेंटर ऑफ मास भी देखो इस रास्ते पे जाएगा ना। पहले तो ये चीज इमेजिन करो, अगर ये ट्रेन घूमते घूमते ऐसे आ गई तो देखो सेंटर ऑफ मास मूव होते होते यहां पे आ जाएगा। मानो ये ट्रेन ऐसे हो गई, ये वाला हाफ सर्कल हो गया,
तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। मानो ये ट्रेन अब नीचे वाला हाफ सर्कल है तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ये ट्रेन अब ये राइट वाला हाफ सर्कल है तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यानी सेंटर ऑफ मास इस सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये ट्रेन 90 डिग्री घूमती है तो सेंटर ऑफ मास भी 90 डिग्री घूमेगा। देखो ये ट्रेन अगर ऐसे आ गई, यानी ये पॉइंट यहां आ गया और ये पॉइंट यहां आ गया, 90 डिग्री घुमा तो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ जाएगी, यानी जो इस ट्रेन का ओमेगा है वही सेंटर ऑफ मास का भी ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा से मुझे सेंटर ऑफ मास की स्पीड मिल जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास के सर्कल की रेडियस मुझे पता है। तो ट्रेन का ओमेगा क्या होगा? ट्रेन का ओमेगा v/r और वही सेंटर ऑफ मास का ओमेगा होगा। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? ओमेगा इंटू रेडियस कितना है? 2r/π। तो पूरे सिस्टम का p क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का p, वो है टोटल मास m इंटू वी कॉम कितना है? ओमेगा 2r/π। ओमेगा r क्या है? v है, यानी 2mv/π, ऐसा आंसर आएगा 2mv/π। और बच्चों यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमने स्पेशल सुपर 3000 सीरीज बनाई है और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अद्वैत अचीवर्स जाना जाएगा बच्चों हिस्ट्री में। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है और इसके जो सॉल्यूशन का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय, इंटीग्रेट करने के बजाय जो हम ट्रिक निकालेंगे उसकी वजह से ही आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट, ये भी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास m एंड m डैश मूव्स बाय डिस्टेंस x/5, यानी सेंटर ऑफ मास का हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है x/5 व्हेन मास m इज मूव्ड बाय डिस्टेंस x, व्हेन डेल्टा x ऑफ m है x और m डैश को फिक्स रखा है, डेल्टा x ऑफ m डैश 0। तो हमें m डैश बाय m ढूंढना है। सीधा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, डेल्टा x कॉम क्या हो जाएगा? m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो डेल्टा x कॉम है 0। m1 कितना आएगा बच्चों? m1 आएगा डेल्टा x कॉम 0 नहीं है, डेल्टा x कॉम कितना जा रहा है? x/2। m1 है m, ये कितना मूव कर रहा है? x। m2 है m डैश, ये 0 मूव कर रहा है अपॉन m प्लस m डैश। तो ये तो 0 गया, ये 0 हो गया, फिर एक्सेस चला जाएगा तो सामने बचेगा m प्लस m डैश बाई 2 बराबर m। ठीक है, m प्लस m डैश बाई 2 बराबर, सॉरी ये x/5 है यार, मैंने गलती कर दी। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये है x/5, यहां पे आएगा ये x/5, ये आ जाएगा 5m, यानी m को इस तरफ ले लो तो m डैश बराबर 4m, तो m डैश बाई m आएगा 4। तो अगर m डैश बाई m पूछा है तो 4 और m बाई m डैश पूछा है तो 1/4। पूछा है m डैश बाई m जो था 4, अपना आंसर आ जाएगा 4। तो देखो x/5 को मैंने x/2 ले लिया, आंसर मेरा गलत हो जाता, आंसर तो यहां पे है ही नहीं, ऐसा कुछ आ जाता। ठीक है, नन ऑफ दिस आ जाता आंसर। तो ये भी हमें ख्याल रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2m आर फिक्स्ड टू एंड ऑफ स्प्रिंग। दो ब्लॉक है m और 2m, उसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस एंड रिलीज इन एयर। मानो ये उसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, इतनी उसकी नेचुरल लेंथ है, मैंने उसको इनिशियली कंप्रेस करके छोड़ दिया। मानो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मैंने थोड़ी हाइट पे ये स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस है और छोड़ दिया। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद पूरे सिस्टम की मोमेंटम पूछा है। देखो मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की मोमेंटम पूछा है। तो इनिशियली कंप्रेस था और मैंने छोड़ दिया, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो गई पूरे सिस्टम के? 0, क्योंकि मैंने जस्ट रिलीज किया था, दोनों की स्पीड 0 थी। ठीक है, अब मुझे टी टाइम के बाद फाइनल मोमेंटम ढूंढना है। उसकी मोशन पता ही नहीं कैसी होगी, क्योंकि मैंने कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी और स्प्रिंग वापस फैलना शुरू करेगी, तो वो फैलेगी, वापस नीचे आएगी। फैलेगी मतलब ये ऑसिलेट भी करती रहेगी और नीचे भी आएगी।
ठीक है, यानी ये t बराबर 0 की सिचुएशन है बच्चों। किसी t टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, हो सकता है स्प्रिंग ऐसी फैली हुई हो, स्प्रिंग ऐसे एक्सपेंड हो गई हो। तो मुझे पूरे सिस्टम का P फाइनल ढूंढना है। कैसे करोगे, आपको तो स्प्रिंग का पता ही नहीं है कैसे मोशन कर रही है, क्या कंसेप्ट है, लेकिन एक चीज हम जानते हैं बच्चों, इसका एग्जैक्ट में अगर टॉपिक कहूं तो मोशन ऑफ कॉम नहीं है, इसका एग्जैक्ट टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स टॉपिक का ये क्वेश्चन है बच्चों। हम एक चीज जानते हैं, टोटल इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। टोटल इंपल्स, इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। पूरे सिस्टम पे कौन से फोर्स लग रहा है, नीचे mg लगेगा, इस पे नीचे 2 mg लगेगा, इस पे स्प्रिंग मानो अंदर लगेगा kx, इस पे स्प्रिंग लगेगा अंदर kx। तो सारे फोर्सेस का इंपल्स निकालो, तो इसका इंपल्स कितना आएगा, mg इंटू टी टाइम नीचे की डायरेक्शन में। इसका इंपल्स कितना आएगा, 2 mg इंटू टी टाइम नीचे की डायरेक्शन में। इस kx का इंपल्स क्या आएगा, ये तो चेंज होता रहेगा फोर्स हर टाइम, तो स्प्रिंग फोर्स इंटू टी टाइम, और ये चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। और दूसरा, यानी मैं इसको और ढंग से लिखूं तो ऐसा लिखूंगा कि प्लस स्प्रिंग फोर्स का इंपल्स m पे और स्प्रिंग फोर्स का इंपल्स 2m पे। लेकिन एक चीज देखो, अगर इस m पे स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा तो इस m पे पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी अगर इसका इंपल्स मानो इस डायरेक्शन में है तो उसका इंपल्स इस डायरेक्शन में ही होगा, ये पहली चीज। दूसरा, स्प्रिंग फोर्स की दोनों में वैल्यू भी सेम होगी kx और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्ट सेम होंगे, यानी टोटल इंपल्स में ये दोनों मिला के टोटल 0 होने वाला है, बराबर चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल तो 0 ही है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, mgt प्लस 2 mgt 3 mgt नीचे की ओर आएगा फाइनल मोमेंटम। यानी स्प्रिंग फोर्स यहां पे इंटरनल फोर्स है, दोनों साइड वैल्यू सेम लग रही है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से टोटल इंपल्स में इंटरनल फोर्स का इंपल्स चेंज हो जाएगा। दूसरा, इसको ऐसे समझो कि सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कब चेंज होती है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, और स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम की लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगी। इसलिए देखो, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मैं अर्थ को अलग मानूं, स्प्रिंग ब्लॉक को अलग मानूं, तो अर्थ का जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और वही फोर्स उसका लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकता है, और उसने वही किया। देखो, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम 3 mgt, सिर्फ ग्रेविटी का रोल आने वाला है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला क्वेश्चन। मोशन ऑफ कॉम 3-4 टॉपिक में आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। A shell of mass 2m projected with speed u at angle theta to the horizontal। पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक शेल है जिसका मास है 2m, उसको u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया है। एक्सप्लोड, वो फूट जाता है शेल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, यानी यहां से यहां तक उसका मोशन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अगर ना टूटता तो ये ऐसे जाता, ठीक है, अगर ये ना टूटता तो ये ऐसे जाता। कितना दूर जाता, ये रेंज कितनी आती है, अगर ना टूटता तो u² sin 2 थीटा बाई g, इतना दूर जाके गिरता, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे टूट गया। दूसरी डिटेल दिया है, और दोनों के मास m है, इसका मास भी m, इसका मास भी m। इफ वन पीस हुज इनिशियल स्पीड इज 0, अगर एक पीस की स्पीड 0 हो जाती है, मानो ये लेफ्ट वाले की स्पीड 0, तो वो तो सीधा नीचे गिर गया। एक पीस यहां आके गिरा, कितने डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे आके गिरा। फॉल वर्टिकली, वही चीज तो यहां पे बोली हमने। तो डिस्टेंस एट विच अदर पीस विल फॉल, तो दूसरा कहां पे गिरेगा। देखो यहां पे आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि ये भले फूटे तो एक यहां गया तो दूसरा ऐसे कहीं पे दूर जाएगा, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो इस रास्ते ही जाने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, ठीक है।
तो ग्रेविटी की वजह से मोशन कैसी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे गिरेगा, ध्यान से सुनना, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे गिरेगा, दूसरा एम यहां पे आके गिरेगा और पहला एम यहां पे आके गिरेगा, ठीक है। दोनों एम एम है तो सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। तो अगर ये टोटल आर है, देखो ये वाला r/2 है, तो ये डिस्टेंस भी r/2 हुआ, और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में होगा तो ये वाला भी r/2, तो ये वाला भी r/2 ही होना चाहिए। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से कितना होगा, ये r/2 पूछा क्या है, देखो कि द डिस्टेंस एट विच अदर पीस विल फॉल। तो जो दूसरा टुकड़ा है ये राइट वाला, वो कितना दूर जाके गिरेगा, यहां से कितना दूर जाके गिरेगा। तो r/2 3r/2 जितना दूर जाके गिरेगा, 3r/2 यानी 3r कितना है, u² sin 2θ बाई g, 3r/2 ये आंसर आएगा। और ये है यहां पे ये वाला आंसर, आंसर है बी। देखो ये r है, ये वाला r है इंटू 3/2, ये अपना आंसर आएगा। तो बस आज के सेशन में हम यहीं तक देखेंगे। अब जो कोलिजन वाले क्वेश्चन है, इसके रिमेनिंग वेरिएबल मास वाले क्वेश्चन और लिनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन, वो सारे हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं और ये पूरी की पूरी सर्विस बच्चों आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं अद्वैत अचीवर्स की टीम। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखें, और हमारी जो हम आपको फ्री में टेस्ट सीरीज देने वाले हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वगैरह मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में सेंटर ऑफ मास के रिमेनिंग क्वेश्चन के बाद। जय भारत।